हाय दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं 12वीं क्लास का पहला अध्याय ईंटें, मन के और अस्तिया के बारे में। पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इस अध्याय के बारे में सामान्य परिचय के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब इस पाठ के सारांश के बारे में हम जानेंगे। इस पाठ के पूरे सारांश को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, इस पाठ को जान लेते हैं शॉर्ट से। हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता क्या थी, इनका कैसे पता चला, ये हमने पहले वीडियो में जान लिए। अब शुरू करते हैं इसके विशेषता के बारे में, इसकी पूरी जानकारी के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में पहला पॉइंट आता है आपके लिए नगर नियोजन। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में सबसे प्रभावशाली अगर कोई विशेषता थी तो वो थी हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन बड़ा ही शानदार था। नगर दो भागों में था, एक ऊपरी शहर को दुर्ग कहा जाता था, और जबकि निचला शहर जहाँ पर जो कुछ मजदूर लोग, सम्राट लोग रहा करते थे। जबकि ऊपरी जो शहर था उसे दुर्ग कहा जाता था। शायद राजा या राजा से संबंधित लोग रहा करते होंगे, यानी जो बड़े लोग रहा करते होंगे। कहने का मतलब यही है कि जो नगर था वो दो भागों में बटा हुआ था। ऊपरी जो शहर था यानी ऊपरी जो भाग था वो था दुर्ग, और जो निचला भाग था उसे निचला शहर के नाम से जाना गया। ये दोनों ही भाग अलग अलग प्रकोटे से घिरे हुए थे। आगे अगर इनकी बात कर ले तो दूसरा था सड़क। सड़क भी यहाँ की बड़ी अलग प्रकार की थी। एक महत्वपूर्ण विशेषता थी सड़कों की भी कि ये ग्रिड पद्धति से बनाई गई थी। सड़कें मुख्यतः कच्ची ईंटों की थी, ग्रिड पद्धति से थी। अब ये कहोगे ग्रिड पद्धति क्या होती है? ग्रिड पद्धति मतलब सड़कें एक दूसरे को समकोण भाग पर काटती हो, यानी एकदम समकोण भाग पर काटती हो। राउंड गोलाई में सड़कें नहीं थी, सड़कें एकदम सीधी सपाट थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसी पद्धति को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। नालियाँ, ये हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता की एक अद्वितीय विशेषता थी, यानी हर घरों के बाहर नालियाँ थी। जल निकास के लिए घरों के बाहर नालियाँ बनाई हुई थी। ये एक वहाँ हड़प्पा सभ्यता की एक अद्वितीय विशेषता थी, यानी घरों से पानी स्नान के बाद या जो भी कचरा या जो गंदा पानी है घरों से बाहर एक नाले से निकाला जाता था, और नाले को बाहर की ओर शहर के बाहर यानी एक अलग जगह ये पानी जाता था। यानी गंदे पानी को कहीं ना कहीं ये बाहर निकालते थे। जल निकास प्रणाली इनकी बहुत अच्छी थी, शानदार थी, एक इनकी अद्वितीय विशेषता थी। आगे अगर बात कर ले अगले पॉइंट की, भवनों के बारे में हम जान लेते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो भवन मिले हैं वो छोटे छोटे भवन मिले हैं, आवासीय भवन मिले हैं। हर घरों में एक रसोई घर जरूर मिला है, रसोई घर के साथ साथ स्नानागार भी हमें जरूर मिला है। तो यहाँ की ये विशेषता भी। और अगली कड़ी में अगर बात कर लेते हैं तो ईंटें सामान्यतः एक निश्चित अनुपात में थी। जो निश्चित अनुपात था 4:2:1, और अधिकतर ईंटें थी वो पक्की ईंटें थी। तो आगे और चलते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो हड़प्पा के लोग मात्र सत्तात्मक थे, शांति प्रिय थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। यानी शांति में ये लोग विश्वास किया करते थे, युद्ध प्रिय नहीं थे। समाज मात्र सत्तात्मक था। शाकाहारी और मांसाहारी भी थे, यानी दोनों ही प्रकार के थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी। मनोरंजन की अगर बात कर लेते हैं तो मनोरंजन में इनके लिए ये लोग शतरंज का खेल खेलते थे, साथ में पशुओं की लड़ाई भी आपस में करवाते थे। ये भी इनके खेल का एक माध्यम था, यानी मनोरंजन का एक साधन। स्वाधान की अगर बात कर लेते हैं तो स्वाधान भी 3 प्रकार के होते थे, 3 प्रकार से ये स्वाधान करते थे। पहला होता है पूर्ण समाधिकरण, यानी इसमें व्यक्ति को दफना दिया जाता है। दूसरा था आंशिक, इसमें व्यक्ति को मरने के बाद पहले चील कौवों के लिए खाने के लिए छोड़ देते थे, फिर जो हड्डियां बचती थी उसको दफनाते थे। और तीसरा था दाह संस्कार, इसमें व्यक्ति को दाह संस्कार किया जाता था। और इसमें एक मुख्य विशेषता ये भी थी
कि मरने के बाद व्यक्ति के जो सारे आभूषण थे जो पहनते थे, यानी जो उनके वस्त्र थे, आभूषण थे, सारे के सारे उनके साथ ही दफना दिए जाते थे। अगला पॉइंट अगर देखोगे तो उसमें आता है धार्मिक जीवन। ये बड़ा पॉइंट है। धार्मिक जीवन के लिए अगर बात कर लेते हैं तो मातृ देवी की ये लोग पूजा करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे। अग्निकुंड के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं अग्नि पूजा भी ये करते थे। अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। और भी अगर देखोगे तो कुछ मोहरों पर यानी ध्यान की मुद्रा में एक व्यक्ति को दिखाया गया है, तो इतिहासकारों ने उसका प्रमाण लगाया आद्य शिव से, यानी योगी पुरुष आद्य शिव से इसका प्रमाण लगाया कि शायद ये जो धान्य पुरुष है, योगी पुरुष है, वो इतिहासकारों ने मानना है कि शायद ये कोई आद्य शिव है। सिंधुवासी लोग पीपल को एक पवित्र वृक्ष, जबकि बतख को एक पवित्र पक्षी मानते थे। ये इनकी धार्मिक विशेषता थी। यानी ये धार्मिक विशेषताओं में अगर फिर से आप देखोगे तो ये मातृ देवी की पूजा करते थे, आद्य शिव के प्रमाण मिले हैं, लिंग पूजा करते थे, प्रकृति पूजा करते थे। इसकी आर्थिक जीवन की अगर बात कर लेते हैं, यानी अर्थव्यवस्था के बारे में करते तो अर्थव्यवस्था में कृषि, व्यापार, पशुपालन, ये 3 मुख्य पॉइंट थे अर्थव्यवस्था के। यानी जो कृषि है वो यहाँ की रीढ़ थी, यानी व्यापार का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था। कृषि में हमें 9 प्रकार की फसलों के यहाँ से प्रमाण मिलते हैं, जिसमें गेहूँ, जौ, कपास, सरसों, तिलहन, चावल, ये कुछ हमें प्रमाण मिले हैं। गेहूँ जो कि अगर बात करें तो हड़प्पा से मिले हैं, चावल आपके लोथल से मिले हैं, साक्ष्य चावल के। और कुछ शहर है जैसे आपकी कालीबंगा है, कालीबंगा में आपको जूते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। तो कोई पूछे तो जूते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से, हल के प्रमाण मैंने बनावली हरियाणा से, जो मिट्टी का हल मिला है वो बनावली हरियाणा से मिला है। जबकि सामान्यतः ये लोग लकड़ी के हल काम में लिया करते थे। नहर के अवशेषों की अगर बात कर ले तो नहर के अवशेष सोरथुगई, अफगानिस्तान का एक स्थल है सोरथुगई, वहां से नहर के अवशेष भी मिले हैं। जलाशय के अवशेष धौलावीरा से विशाल जलाशय के अवशेष मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित जुड़े हुए भाग थे। पशुपालन में गाय, भेड़, बकरी आदि ये लोग पालते थे। व्यापार, ये सभ्यता कहीं ना कहीं देखे तो व्यापार प्रधान भी थी। ये लोग मेसोपोटामिया से अपना व्यापार करते थे। कुछ मोहरें मिली है मेसोपोटामिया से, कुछ हमें फारस की मोहर मिली है लोथल से फारस की मोहर मिली है। तो उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हमारा जो व्यापार है वो फारस के साथ भी हुआ करता था। कुछ मोहरें मिली है कालीबंगा से जो थी बेलनाकार, यानी बेलनाकार मोहर कालीबंगा से मिली है, फारस की मोहर लोथल से मिली है। जी में विदेशी व्यापार के प्रमाण मिलते हैं कि शायद कहीं ना कहीं हमारा विदेशी व्यापार था, और विदेशी व्यापार हमारा मेसोपोटामिया फारस के साथ हुआ करता था। मेसोपोटामिया के लोग सिंधुवासी लोगों को मेलुकाक के नाम से जाना करते थे। अब लास्ट में देख लेते हैं कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो पतन में भी अलग अलग इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने अलग अलग इसके प्रमाण बताए। कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि इनके लिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जलवायु परिवर्तन को कारण माना, या जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण माना गया है। जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार नदियों का मार्ग बदल देना भी एक माना गया है। नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया जिसके कारण ये सभ्यता खत्म हो गई। कुछ इतिहासकारों का ये मानना था कि पेड़ पौधों की कटाई हो गई, इससे सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ इतिहासकारों का ये मानना था कि एक भयंकर बाढ़ आई और इस बाढ़ ने इस पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। कुछ इतिहासकारों का ये मानना था कि सिंधु नदी उफान पर आ गई थी और सिंधु नदी उफान पर आने से इसके सिंधु नदी के जो भी आसपास के शहर थे सारे के सारे डूब गए थे। एक दो इतिहासकार जैसे आपके आर्यम व्हीलर के, तो आर्यम व्हीलर ने इस सभ्यता के पतन के लिए इंद्र को मुख्य जिम्मेदार बताया, यानी मुख्य दोषी किसको बताया? इंद्र को। उन्होंने कहा कि युद्ध से इस सभ्यता का अंत हो गया और मुख्य उसका कारण उन्होंने इंद्र को बताया है। जबकि एक अन्य इतिहासकार आते हैं, पुरातत्वविद आते हैं, जॉर्ज डेल्स,
जॉर्ज डेल्स ने इसका खंडन किया था कि इंद्र जिम्मेदार नहीं है, वहाँ से कोई हमें युद्ध सामग्री नहीं मिली, तलवार भाले वगैरह कोई हमें ऐसा युद्ध से संबंधित कोई प्रमाण नहीं मिला, तो युद्ध को इसका कारण नहीं ठहराया जा सकता, यानी इंद्र को इसका कारण नहीं ठहराया जा सकता है। उसका खंडन जॉर्ज डेल्स ने किया था। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, और हम आपके लिए शॉर्ट तरीके से ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, यानी आपका जो पूरा पाठ है उसको शॉर्ट में फटाफट हम जानते रहेंगे। हमसे जुड़ते रहिए। आगे के वीडियो के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।